हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग एरिया अंडर द कर्व सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे थे, दैट इज प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उस सीक्वेंस में आज मैं आपके लिए तीसरा लेक्चर लेकर आया हूं। आइए समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। आज हमने एक क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कोसाइन एक्स एंड द x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3π/2। इस कंडीशन में जो कर्व होगा कितना एरिया बाउंड करेगा। मैं पहले भी सिखा चुका हूं, आज भी सिखा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस में एरिया बाउंडिंग बताने के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंस हमारा यही होता है कि हम कर्व को प्लॉट करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो गिवन कर्व है उसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का कर्व हम बना लेते हैं। साइन एक्स का कर्व आपको भी मालूम है +1 से -1 के बीच में होता है, यानी y की वैल्यू +1 तक हो सकती है मैक्सिमम और मिनिमम -1 तक हो सकती है। ये जीरो होता है, ये पाई यानी 180, ये 2π यानी 360 हो जाता है। ये होता है इसके लिए 90 डिग्री π/2। इस दोनों का मिड ले लीजिए, मिड पॉइंट 3π/2 आ जाएगा। अब ये आपके पास साइन एक्स का कर्व रेडी हो गया। ये कर्व जो दिखा है यहाँ पे, ये कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। सिमिलरली हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं कोसाइन एक्स का। तो कोसाइन एक्स का कर्व ये हो गया आपके पास, ये कोसाइन एक्स का कर्व है। मैं यहाँ पे इसके बारे में बोल देता हूँ एरो दे करके। ये है कर्व y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स का। आइए, तो y इक्वल टू साइन एक्स को भी ड्रॉ कर दिया, y इक्वल टू कोसाइन एक्स को भी ड्रॉ कर दिया, x इक्वल टू 0। तो y एक्सिस को हम लोग कहते हैं कि यह x इक्वल टू 0 का स्ट्रेट लाइन होता है। आइए सीखते हैं। तो x इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू 3π/2 ये लाइन हो जाएगा x इक्वल टू 3π/2। यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है 3π/2। तो x इक्वल टू 0 और इस दोनों कर्व के बीच में सबसे पहले ये वाला एरिया एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, यहाँ एक कॉर्नर जनरेट हो गया, किंक जनरेट हो गया। तो 0 और π/2 इसका मिड पॉइंट कर लीजिए, π/4 आ जाएगा। उसके बाद इस दोनों कर्व के बीच में ये वाला एरिया एग्जिस्ट करेगा और ये एरिया कंटिन्यू यहां तक आएगा, यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है यहाँ फिर से कॉर्नर जनरेट हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या होगा वो देखिएगा। ये पॉइंट पाई और 3π/2 के बीच में आया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, मिड पॉइंट आ जाएगा 5π/4। उसके बाद 3π/2 और इस दोनों कर्व के बीच में ये वाला एरिया जो मैंने पेंट कर दिया। तो मैंने जो पेंट बना दिया, शेडेड पोर्शन जो है यहाँ पे वो आपका रिक्वायर्ड रीजन होगा। अब इस रीजन का एरिया आइए सीखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात कि हम एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से चल करके 0 से π/4 तक का एरिया लेना पड़ेगा। 0 से π/4 तक का एरिया यानी यहाँ तक। तो यहाँ तक देखिएगा, आपने x की लिमिट रखी तो यहाँ dx आएगा, इधर y का आना जरूरी होता है। प्लस अब π/4 से आगे चलते हैं, तो π/4 से कंटिन्यू चले जाइए आप यहाँ पे 5π/4 तक, और फिर से y dx प्लस अब अगेन 5π/4 से चलकर यहाँ तक 3π/2 तक। तो आप चल रहे हैं 5π/4 से 3π/2 तक, फिर से y dx। अब आगे सीखेंगे y को कैसे लिखना है यहाँ पे। तो आ जाओ मेरे साथ, बने रहो। 0 से 45, y का मतलब होता है अपर कर्व में y की वैल्यू माइनस लोअर कर्व में y की वैल्यू। तो अपर कर्व कौन सा कर्व है? ये ऊपर वाला कर्व कॉस का कर्व है। तो y इक्वल टू कॉस एक्स, यानी y का वैल्यू कॉस एक्स माइनस लोअर कर्व यानी साइन एक्स, y का वैल्यू साइन एक्स। इस इंटीग्रेशन को लिख दिया। प्लस ये है π/4 से 5π/4 तक अपर कर्व, यानी यहां पे अपर कर्व देखो, तो अपर कर्व ये कर्व है और लोअर कर्व ये कर्व है। तो अपर कर्व कौन सा कर्व है? साइन एक्स। तो ये बन जाएगा यहाँ साइन एक्स माइनस कोसाइन एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, प्लस 5π/4 टू 3π/2, और यहाँ पे फिर से वही काम, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व।
तो 5π/4 का ये पॉइंट है, यहां से आकर 3π/2 पे जाना है, तो अपर कर्व ये हो जाएगा, लोअर कर्व ये हो जाएगा। तो अपर कर्व देखो कौन सा कर्व है, अपर कर्व फिर से cos x बन गया और लोअर कर्व sin x। इसको इंटीग्रेट करके तीनों इंटीग्रेशन को ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा। आइए करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, माइनस sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ये प्लस में जनरेट, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 से 45 तक, और ये प्लस वाला, ये वाला इंटीग्रेशन। अब sin x के लिए माइनस cos x और माइनस cos x के लिए अगेन ये sin x, आपके पास ये है π/4 से चल करके 5π/4 तक, प्लस यहाँ आइए cos x का फिर से sin x और माइनस sin x है, तो माइनस की वजह से फिर से cos प्लस में आ जाएगा, और ये 3π/2 से लेकर के 5π/4 तक। बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तीनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। आइए करते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, तो यहां हम लिख लेते हैं इसके लिए अपर लिमिट आप π/4 पुट करेंगे तो sin π/4 1/√2 प्लस cos π/4 1/√2, यानी ये अपर लिमिट हो जाएगा, माइनस जब लोअर लिमिट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये था, मैंने पहले वाले इस इंटीग्रेशन को यहां पे लिख लिया। अब इसके बारे में तो प्लस अपर लिमिट माइनस cos 5π/4। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको cos 5π/4 कैसे निकाला जाएगा। तो cos 5π/4 का तरीका है पाई प्लस π/4 करो, cos 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस cos 45 डिग्री बनेगा, यानी माइनस 1/√2 आएगा। cos 5π/4 निकल जाएगा, sin 5π/4 भी ऐसा ही आएगा, पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी आ जाएगा माइनस 1/√2। आइए इसको लिखते हैं। तो यहां देखिएगा मैं अपर लिमिट रख रहा हूं, तो ये माइनस पहले से है, cos 5π/4, cos 5π/4 का वैल्यू माइनस 1/√2। अब इस माइनस को हटाकर मैं डायरेक्ट प्लस में लिख लेता हूं 1/√2 माइनस, ये माइनस है, लोअर लिमिट sin 5π/4, तो ये अगेन आ जाएगा 1/√2 प्लस में। क्यों? तो एक माइनस ये था और एक माइनस इसकी वजह से ये प्लस में आ जाएगा, माइनस। अब लोअर लिमिट π/4 पुट करोगे यहां तो ये बनेगा माइनस 1/√2 माइनस ये वाला माइनस फिर से अगेन 1/√2। इसका काम हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया। अब इस इंटीग्रेशन में आ जाइए तो प्लस sin 3π/2, sin 3π/2 का मतलब होता है 1, प्लस cos 3π/2 का मतलब होता है 0, माइनस, अब लोअर लिमिट लेकर चलो तो sin 5π/4 माइनस 1/√2 प्लस cos 5π/4 अगेन माइनस 1/√2। सब कुछ हो चुका है, इसको फाइनल थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। 2/√2 ये बन गया माइनस 1, ये 2/√2 और ये माइनस 1, ये प्लस अगेन देखो 2/√2 माइनस, ये फिर से देखो -2 यहां बन रहा था और अगेन माइनस मिलके ये प्लस 2/√2 हो जाएगा, प्लस ये 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस हटा दीजिए, ये भी प्लस में आ जाएगा 2/√2। तो देख लीजिए ध्यान से, ये अगर कटेगा तो ऊपर जाके √2 हो जाएगा, √2 माइनस 1 प्लस ये भी √2 अगेन ये भी √2 और यहाँ पे फिर से +1 ये बन जाएगा और प्लस ये भी √2 बन जाएगा। तो ये आ रहा है अपने पास 1 2 3 4 टाइम √2, यहाँ +1 है यहाँ -1 है, तो कैंसिल तो होना नहीं चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हमारा मिस्टेक हो गया। हम चेक करके देख लेते हैं। अपर लिमिट यहाँ पे रखा था तो इतना आ गया, लोअर लिमिट में -1 यानी इसका हिसाब से ही है। ये
-1/√2 ये भी दिया, -1/√2 ये भी देगा, ठीक है। माइनस, जब लोअर लिमिट हमने यहाँ रखा था तो -1/√2 -1/√2 ये भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x ठीक है। sin 3π/2 1 होता है, cos 3π/2 0 होता है, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट में इसके लिए रखेंगे तो -1/√2 प्लस फिर से -1/√2, लिखा तो ठीक हूँ बट कुछ मिस्टेक हो रहा है, बट कोई बात नहीं है। ये अभी तक आया 4 टाइम √2 - 1, यहाँ तक √2/√2 - 1 ये हो जाएगा, √2/√2 फिर से -2/√2, अगेन माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, a +1 और माइनस इतना, तो अपने पास यहाँ तक ठीक है 1 प्लस, तो ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ तो भले ये कट जा रहा है लेकिन 4√2 यहाँ जो एग्जिस्ट किया ये एरिया होना चाहिए आपको। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ एक बार आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छूटा है, इसके वजह से इसका एग्जैक्ट आंसर 4√2 - 1 आना चाहिए जो कि बी होना चाहिए था। तो इस तरीके से है, बट कोई बात नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं दोबारा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारा इसमें मिस्टेक हुआ है ना। तो हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, मेन हमारा पर्पस यही है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। आइए अनदर क्वेश्चन में आते हैं, इसको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आइए अनदर क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, दी पैराबोला y² = 4x and x² = 4y divides the square region, divide the square region दी पैराबोला। ये दो पैराबोला है जो किसी स्क्वायर रीजन को डिवाइड करेंगे, है ना। अब कैसे डिवाइड करेंगे वो मैं लिख रहा हूं, डिवाइड दी स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, डिवाइड दी स्क्वायर रीजन divides the square region bounded by the lines x is equal to y is equal to 4 into 3 parts numbered as S1 S2 S3। फिर आगे बोला गया है these parts are numbered from
these parts are numbered from top to bottom, from top to bottom, देन आपको बताना पड़ेगा कि रेशियो ऑफ द एरिया S1 S2 S3 इज इक्वल टू व्हाट। और इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन भी हैं। पहला ऑप्शन है 1:1:1, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 1:2:1, थर्ड ऑप्शन है 1:2:3, 1:2:3 और लास्ट ऑप्शन है 2:1:2। आइए सीखते हैं। कह रहा है कि आपके पास एक पैराबोला ये था और एक अनदर पैराबोला ये था। ये दोनों पैराबोला किसी स्क्वायर रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उस पार्ट्स का नाम S1 S2 S3 दे रखा है। पार्ट का जो नाम है वो टॉप से बॉटम की तरफ रखा गया है। तो उस तीनों पार्ट के एरिया का रेशियो बताना है। आइए सीखते हैं। सबसे पहली बात, पॉजिटिव x, नेगेटिव y, ओरिजिन पॉजिटिव y, y² इक्वल टू 4x, राइट हैंडेड पैराबोला। ऐसा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, इतना ही में काम चला लेंगे। ये कर्व है y² इक्वल टू 4x के लिए। उसी तरीके से x² इक्वल टू 4y, अपवर्ड पैराबोला। ये कर्व है x² इक्वल टू 4y। ये दोनों कर्व इस पॉइंट P पे सपोज करिएगा इंटरसेक्शन किए हैं। तो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट है पॉइंट P को फाइंड कीजिए, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मर्ज करना पड़ता है। आइए मर्ज करेंगे। y² 4x के इक्वल है, यानी एक कर्व ये था, दूसरा ये है, यानी इसको इसके साथ मर्ज कर देंगे। यहाँ बोलिए y का वैल्यू कितना होगा। y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ x² अपॉन 4 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये बनेगा x का पावर 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4 टाइम x। इसके साथ ये कटेगा तो x³ का वैल्यू 64 आएगा और इसका मतलब 4³ होगा, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। यानी पॉइंट P में x कोऑर्डिनेट 4 होगा। x को आप यहाँ 4 रखेंगे तो y² 16 होगा, तो y का वैल्यू भी 4 हो जाएगा। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया। दोनों कर्व को प्लॉट कर दिया। दूसरी बात, दोनों कर्व के बीच में कौन सा एरिया आएगा। दोनों के बीच में जो एरिया एग्जिस्ट किया मैंने इसको पेंट कर दिया। क्वेश्चन कह रहा था कर्व है, यहाँ पे लाइन है, x भी 4 के इक्वल है, y भी 4 के इक्वल है। तो x इक्वल टू 4 का लाइन ये होता है और y इक्वल टू 4 का लाइन ये होता है। ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 का लाइन। कह रहा है कि जो 3 पार्ट है इसको S1 नाम दिया गया, इसका नाम S2 है, इसका नाम S3 है। अब आप बताइए S1 S2 S3 का जो एरिया है, रेशियो ऑफ एरिया कितना होगा। कोई बात नहीं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैं S2 एरिया फाइंड करना चाहता हूं। तो S2 एरिया ध्यान दीजिएगा, S2 एरिया में x का वेरिएशन 0 से चल के 4 तक जा रहा था। x का वैल्यू 0 से 4 तक जा रहा था एंड y dx। तो ये 0 से 4 तक तो जो लिमिट है वो रहेगा। अब अपर कर्व, तो अपर कर्व कौन है अभी, ये वाला, और लोअर कर्व कौन है, ये वाला। तो इस वाले कर्व में y का वैल्यू होता है 2 टाइम √x, यहाँ से माइनस लोअर कर्व यानी ये वाला कर्व, इसमें y का वैल्यू कितना है x²/4 सॉरी, ये है x²/4। इसको इंटीग्रेशन ले लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x का पावर हाफ 3 और यहाँ आ जाएगा 2/3, ये इंटू है, लिमिट लगा लेते हैं अलग अलग 0 से 4 तक। ये बनेगा 1/12 x का पावर 3 0 से 4 तक, ये 4/3। और देखिए 4 बनेगा, 4 का पावर आप 3/2 सॉल्व कीजिए, माइनस लोअर लिमिट का कोई हिसाब नहीं है, 0 कर देगा उसको। ये 4 का पावर 3 64/12 बन जाएगा। अब इस 4 को आप चाहते तो ऐसा लिख सकते हैं 2² इस 2 से 2 कट जाएगा
तो 2 का पावर 3 8 बनेगा, यानी 32/3 माइनस 64 अपॉन का ये 12। यहाँ लिखते हैं अपने पास S1 ये S2 निकल रहा था। S2 के लिए 3 और 12 का LCM 12 ही आएगा। 12 को 3 से आप मतलब कर सकते हैं ना, 4 आएगा, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 64 128 माइनस 64 बनेगा, यानी ये कट के आ जाएगा 64/12, और थोड़ा सा और इसको काटे बड़े अच्छे तरीके से तो 16/3 आ जाएगा, 4 से काटोगे तो। ये S1 का एरिया आ गया, सॉरी कर्व S2 का एरिया हमने सॉल्व आउट कर दिया। कर्व S2 जो बाउंड किया एरिया वो S2 निकल गया। ऐसे ही कुछ टेक्निक लगा लगा करके S1 S3 को भी फाइंड करेंगे अब, फिर बाद में सबका रेशियो लेकर दिखाएंगे आपको। आइए हम क्या करते हैं, अब हमारे पास S2 आ गया, अब हम S3 निकालना चाहते हैं। S3 निकालने के लिए देखिएगा लिमिट वही है, S3 के लिए भी लिमिट 0 से 4 तक जा रहा है, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे तो अपर कर्व कौन है, अब ये कर्व है इसका अपर कर्व, ये कर्व हो जाएगा अपर कर्व। तो इस कर्व में y का वैल्यू कितना है, x² माइनस लोअर कर्व कौन है, तो लोअर कर्व इस वक्त ये बनेगा, और इसमें y का वैल्यू 0 होता है, जिसको नहीं लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कीजिएगा तो ये x का पावर 3/12 आएगा, लिमिट लगा दो 0 से 4 तक, 64/12 कटेगा तो आ जाएगा 16/3, यानी अपने पास S2 भी निकल गया था, S3 भी निकल गया था। आइए S1 को सॉल्व करें नाउ। अब मैं कह रहा हूं कि एरिया S1 निकालने के लिए इस पूरे स्क्वायर से यानी जो पूरा ब्लॉक दिख रहा है स्क्वायर रीजन, मान लीजिए यह O है, यह A है, इसका तो P नाम है, इसका Q नाम है, तो पूरे OAPQ स्क्वायर से अगर मैं S2 और S3 को माइनस कर सकता हूं तो मेरे पास S1 बचेगा। तो पूरे स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, ये 4 है, ये 4 है, तो साइड स्क्वायर 16 माइनस एरिया ऑफ द सेक्शन S2 प्लस सेक्शन S3, यानी 16 माइनस S2 का मतलब आया था 16/3 प्लस अगेन 16/3, और ये हो जाएगा 16 माइनस 32/3, यानी ये एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, 48 माइनस 32/3 फिर से आ जाएगा 16/3। दैट मीन्स S1 का एरिया आ गया 16/3, S2 का भी आ गया था, S3 का, सबका एरिया आ गया। अगर सबका रेशियो लें तो कितना आएगा, सभी बराबर है ना, तो S1 S2 S3 का जो एरिया का रेशियो है 1:1:1 है, और हमारे पास जहां भी ऐसा ऑप्शन दिखे वहां टिक लगाएंगे। हमारा ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, यहाँ बताएगा कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1:1:1 ही यहाँ पे रिजल्ट आएगा। आइए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि कर्व को देख करके ट्राई करिए आप उसका डायग्राम बना पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है एरिया अंडर कर्व के लिए। सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका 40 to 45% काम ड्रॉ करने से ही हो जाता है। सबसे पहला स्टेप ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करने के बाद मार्क कीजिए कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा एरिया उस रीजन में एग्जिस्ट करेगा। अगर इतना हो जाए तो लिमिट चेक कीजिए एक्स वाई का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है। जब ये पता लग जाए तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगाइए, इंटीग्रेशन कीजिए, एरिया आपके पास तैयार रहेगा।
आइए अनदर क्वेश्चन एक लेते हैं और क्वेश्चन एक हम लेते हैं। ये क्वेश्चन है लेट दी स्ट्रेट लाइन, मैं लिख ही देता हूं। ये क्वेश्चन ऐसा है, लेट दी स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू बी, लेट दी स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू बी डिवाइड दी एरिया, divides the area enclosed, divides the area enclosed by y is equal to 1 minus x the whole square। एक कर्व है y is equal to 1 minus x the whole square, आगे दे रखा है y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। एक कर्व ये है, अनदर कर्व है y इज इक्वल टू 0, अनदर कर्व है x इज इक्वल टू 0 इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड करेगा। एक पार्ट का नाम रखा है R1। R1 के लिए कंडीशन दिया गया है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, एंड अनदर पार्ट का नाम है R2। R2 के लिए कंडीशन है कि b से ज्यादा होगा x लेकिन 1 से छोटा होगा, सच दैट, आगे एक और कंडीशन है, सच दैट R1 माइनस R2 का वैल्यू 1/4 है। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1/4। तो आपसे कहा है कि बताओ b का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन भी दिए हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं फिर सोल्व करेंगे हम। ऑप्शन दिया है 3/4, हाफ, उसके बाद दिया है 1/3 यानी 1/3, और उसके बाद का ऑप्शन है 1/4 यानी 1/4। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है कि ये कर्व और ये लाइन x बराबर 0 और y बराबर 0, इसके बीच का जो एरिया इनक्लोज होगा उस एरिया को ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड करेगा। कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक सेकेंड डिग्री कर्व है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। क्या आप बताएंगे कैसा कर्व होगा? यह एक पैराबोला होगा, यह एक पैराबोला होगा जो अपवर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि x इसमें उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। ये पैराबोला होगा और अपवर्ड पैराबोला होगा, मैंने ये बात बोल दिया। अब ये पैराबोला नॉर्मल तो होगा नहीं, ये शिफ्टेड पैराबोला होगा। आइए शिफ्टेड, इसका वर्टेक्स निकालते हैं। अगर मैं x को 0 पुट कर दूं यहाँ तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, अगर y को 0 पुट कर दूं तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। मान लिया कि x का वैल्यू 1 यहाँ आता है तो यही इसका वर्टेक्स होगा और ये पैराबोला ऐसा बनेगा, इधर भी आगे की तरफ। ये कर्व जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये कर्व है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। तो हमने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस का ही दूसरा नाम होता है, x एक्सिस को ही कहते हैं हम y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, यानी इस y एक्सिस को कहते हैं x इक्वल टू 0। साफ साफ नजर आ रहा है कि इस पैराबोला यानी इस कर्व में, इस लाइन में और इस लाइन सबके बीच में जो एरिया इनक्लोज हो सकता है उसको मैं यहाँ पेंट कर रहा हूँ। ये एरिया ये कर्व इनक्लोज करेगा। दूसरी बात ये है इस पॉइंट का कितना मतलब y वैल्यू यहाँ कितना है, तो यहाँ y का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि आप इसको पुट कर दीजिए, सेटिस्फाई करेगा। अगर आप यहाँ x को 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 ही आएगा, यानी ये इसका ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सही है। कह रहा है कि इस एरिया को ये लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा 2 पार्ट में। तो मान लीजिए कि ये लाइन था x इक्वल टू बी, ये लाइन है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये जो लाइन है सपोज करिए ये है x इज इक्वल टू बी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आप बताइए कि यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, यही सवाल है ना।
ये तामझाम मिटाते हैं यहाँ से, तामझाम हो गया खत्म। अब आइए इस एरिया को सीखते हैं। हम कहें अगर कि R1 क्या है, तो R1 के लिए देखिए हमारे कहने से पहले उसने कंडीशन दे दिया कि 0 से ज़्यादा होगा x और b से छोटा होगा। तो 0 से ज़्यादा और b से छोटा, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, ये वाला सेक्शन R1 सेक्शन है। ये वाला रीजन जो है ये R1 है, और उसी तरीके से b से ज़्यादा और 1 से छोटा ये वाला सेक्शन ये R2 सेक्शन है। कोई बात नहीं है। तो R1 माइनस R2 का वैल्यू है 1/4 है। R1 माइनस R2 का वैल्यू 1/4 है। तो आइए R1 की बात सबसे पहले सीखेंगे। R1 के लिए x कहाँ से चलकर कहाँ तक जा रहा था? x 0 से चलकर इस लाइन b तक जा रहा था। x 0 से चलकर b तक जा रहा था। इस कर्व में अपर कर्व कौन है? पैराबोला। तो पैराबोला में y का वैल्यू कितना है? तो पैराबोला में y का वैल्यू है 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर माइनस लोअर कर्व नीचे से नीचे y का वैल्यू कितना? 0। ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं, है ना। R1 का काम कर दिया माइनस R2 ये वाला पेंट है, ये वाला सेक्शन, इसमें x देखिए b से चल करके 1 तक जाएगा, यानी b से चल करके 1 तक जाएगा। अब यहाँ पे अपर कर्व कौन है? फिर से पैराबोला, तो 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर माइनस लोअर कर्व कौन है? नीचे से 0, ना लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/4। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आइए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 3 अपॉन माइनस 3। एक्स का कोफिशिएंट से भी डिवीजन करना होता है, माइनस, अच्छा इस पे लिमिट भी लगा लो 0 से लेकर के b तक, ये है माइनस। इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स का पावर 3 और नीचे आ जाएगा 3। यहाँ प्लस क्यों किया? क्योंकि ये तो माइनस पहले से था ना, माइनस से नीचे डिवीजन किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका लिमिट है 1 से लेकर के b तक, और ये वैल्यू 1/4 तक है। लिमिट पुट करो आप, लिमिट अपने आप पुट कीजिए। अब तो मेरा काम हो गया, यहाँ तक कर लो पुट, लिमिट आ जाएगा रिजल्ट, है ना। ट्राई करो, नहीं होता है फिर करेंगे, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं, हम ही कर देते हैं। ये देखो -1/3 को बाहर ही रखो। दूसरी बात, जब आप यहाँ अपर लिमिट रखोगे तो b रखो यहाँ, तो 1 माइनस b और इसका पावर होल 3 माइनस x के बदले 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये इसका अपर लिमिट का हिसाब हो गया। माइनस माइनस अब यहाँ तो प्लस था, 1/3 ये वाला अपर लिमिट जब पुट करोगे तो x के बदले 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस लोअर लिमिट रखो, b रखो यहाँ पे, तो b रखोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस b और इसका पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि 1/3 को बाहर रखा था, और ये आ जाएगा ऐसा 1/4। तो अब आप एक काम कीजिएगा, इस माइनस को अंदर इंटरप्रेट मतलब मल्टीप्लाई करो, तो -1/3 1 माइनस b का पावर 3 ये प्लस 1/3 हो जाएगा मिल करके, और यहाँ बनेगा -1/3 1 माइनस b का पावर 3 इज इक्वल टू 1/4। तो अब मैं कह रहा हूँ ये -1/3 इंटू 1 माइनस, मतलब ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये आएगा -2/3 1 माइनस b का पावर 3 और यहाँ पे था प्लस 1/3 ये वाला इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या बनता है। देखिए, तो -2/3 1 माइनस b का पावर 3 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/3। 4 3 का एलसीएम 12 होता है, यहाँ 4 - 3 आएगा
और ये कट करके मतलब सॉल्व हो के 1/12 आता है -2/3 1 माइनस बी का पावर 3। अब ध्यान दीजिएगा 3 से काटें अगर तो ये 4 मरतबा कटता है और मैं कह सकता हूं ऐसा कि 1 माइनस बी और होल पावर 3 इज इक्वल टू -1/8। ये आया 1 माइनस बी का पावर 3 इज इक्वल टू -1/8। और आप यहां से एक और काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बी दी होल पावर 3 इज इक्वल टू -1/2 दी होल पावर 3। और इससे हमको ये समझ में आ गया कि 1 माइनस बी का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। और यहां से अगर कहें b कितना हो जाएगा तो b के जगह पे 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 आ सकता है। तो 3/2 तो इसमें आंसर है नहीं, इसमें 1/2, इसका आंसर 3/2 नहीं है। 1 मिनट में हम इसको सही कर देते हैं। इसका रिजल्ट 3/2 नहीं है, 3/4 है। तो क्या पॉसिबल है? कोई बात नहीं है, इसको भी हम सही कर देते हैं। आंसर तो लाना पड़ेगा, देखिए क्योंकि 3/4 ही आंसर है। 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से कहेंगे b -1 यानी माइनस अगर कॉमन कर लें तो ये 1/2 आ जाएगा और b का वैल्यू आएगा 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 ही आएगा। फिर से भी हम ऑप्शन देखते हैं, मेरे ख्याल से ऑप्शन में कुछ गलत लिखा था हमने। ऑप्शन था इसका हमारे पास ऑप्शन में हमने गलत लिख करके रखा है। यहाँ से b का वैल्यू 1 मिनट कुछ गलत हो रहा है, मेरे ख्याल से गलत हो रहा है। b -1 दी होल क्यूब इज इक्वल टू -1/8। b -1 तो b का वैल्यू 1/2 आएगा। -1/2 b -1 का वैल्यू -1/2 आया, इसका नहीं। तो आंसर 1/2 दे रखा है। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया, यहाँ माइनस नहीं लगाना था, ये गलती हो गया यहाँ पे, इसको सही कर लीजिए। तो बाकी जगह पे ये प्लस रहेगा और अब यहाँ भी आप हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको हटा दो यहाँ से तो ये माइनस में आ जाएगा और आपके लिए ये प्लस में आ जाएगा। ये दोनों ठीक है, यहाँ तक अब ये ठीक है। ये माइनस हटा दीजिए अब, तो डायरेक्ट ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा। तो 1/4 प्लस 1/3 इधर करना पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ये भी माइनस नहीं है, तो ये आ जाएगा अपने पास 7/12, 7/12 आएगा यहाँ पे। और ये बन जाएगा 1 माइनस बी का होल क्यूब। मेरे ख्याल से 7/12 अगर करें गलत हो जाएगा क्या, 1/3 और इधर का प्लस 7/12 आ जाएगा। b -1 और 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1/2 करेंगे तो b इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। 1/2 आना चाहिए इसको। यहाँ तक तो ठीक है, नहीं पहले से भी ठीक था। x के कोफिशिएंट से हम तो डिवाइड करेंगे, प्लस आएगा, ना झंझट नहीं।
तो ये माइनस रहेगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, कोई इतना झंझट नहीं है। ये -1/3 है, ये प्लस है, यहाँ तक अभी ठीक है। तो ये -2/3 ये प्लस में हो जाएगा, अभी यहाँ तक ठीक है। तो ये -2/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 4 - 3 1/12, ठीक तो है। 4 - 3 1/12, ये माइनस चल रहा था इधर से, ये 1 चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात अभी तक है नहीं। तो आपके पास 1 - b का होल क्यूब 1/8 आ जाएगा। तो 1 - b का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1 - b का वैल्यू -1/2 आ जाएगा। तो b का वैल्यू 1/2 आना चाहिए, ये कैसे आएगा? b का वैल्यू 1/2 आंसर दिया है, कहाँ हम लोग चूक रहे हैं? e माइनस हमने यहाँ किया, तो 1 - b क्यूब इज इक्वल टू -1/2। गड़बड़ हुआ कुछ है? b - 1 ये कैसे करेंगे?